हेलो स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लासेस में सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट वाले चैप्टर को कंप्लीट कर चुके थे 8th क्लास के। आज हम जिस चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं वो आपके साइंस सब्जेक्ट में चैप्टर नंबर फर्स्ट है, क्रॉप प्रोडक्शन। इस चैप्टर के को देखते हैं कि इसको हमें क्यों पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है, उन सारी चीज़ों को आज हम इस फर्स्ट अपनी वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो होती है बेसिक इंट्रोडक्शन से इस चैप्टर की। तो सबसे पहले देखते हैं कि ऑल ऑर्गेनिज्म यानी कि जितने भी ऑर्गेनिज्म पृथ्वी पर पाए जाते हैं उन सब में आपको एक चीज कॉमन देखने को मिलेगी। वो क्या होगी कि वो सभी अपना फूड लेंगे, कहीं ना कहीं से किसी भी सोर्स से वो अपना क्या लेंगे, फूड लेंगे, जिससे उन्हें न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। न्यूट्रिएंट्स मिलने के बाद वो उससे एनर्जी बनाएंगे और एनर्जी से वो क्या करेंगे, किसी भी कार्य को करेंगे, किसी भी एक्टिविटीज को परफॉर्म करेंगे। तो ये सब में ही कॉमन है, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये सारी चीजें सब में ही देखने को मिलती हैं। तो मैंने उसी चीज को एक सिंपल वे में लिखा है, ऑल ऑर्गेनिज्म को किन की जरूरत पड़ती है, न्यूट्रिएंट्स की जरूरत पड़ती है। और न्यूट्रिएंट्स आपके क्या हो सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स आपका हो सकता है फूड, जैसे आप लेते हैं, और फूड से आपको क्या मिलेगी, एनर्जी मिलेगी, जिससे आप किसी भी वर्क को आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक छोटा सा ये ग्राफ है, ग्राफ नहीं मतलब एक रिप्रेजेंटेशन है, उसको आप समझिए। उसके बाद जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो आपके दो कैटेगरीज में डिवाइड हैं, प्लांट्स एंड एनिमल। छोटे और भी हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लेकिन हमें यहाँ पर प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर चलना है फिलहाल। तो प्लांट्स और एनिमल्स को देखें तो यहाँ पर भी दो चीजें हैं। जो प्लांट्स हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से, 7th या 6th चैप्टर में आपने 6th क्लास में आपने पढ़ा होगा, फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना जो खाना है वो अपने आप बना लेते हैं, जिससे उन्हें किसी पर भी डिपेंडेंट होना नहीं पड़ता है। अगर वही बात करें एनिमल्स की, एनिमल्स क्या करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं, डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, अपने फूड के लिए प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं। तो एक चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है कि ये डिपेंडेंट नहीं रहते हैं किसी पर, लेकिन ये डिपेंड रहते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स में यहाँ पर एक डिफरेंस भी नजर हमको यहाँ पर आ रहा है। उसके बाद अगर आप देखें कि ये चीज हो गई, अब जो हम फूड उगाएंगे उसको किस तरीके से उगाएंगे, उसको फिर आने वाली जो पॉपुलेशन है किसी भी स्पीशीज की, जैसे ह्यूमंस को देखें हम, उनकी जो पॉपुलेशन है उसको वो फूड किस तरीके से पहुंचता है, वो सारी चीजों को हमें चैप्टर में देखना है। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, किसी भी जो एनिमल्स हैं उनकी जो पॉपुलेशन है, जैसे मान के चलो पॉपुलेशन अलग अलग हो सकती है, बहुत सारी अगर गायें हैं तो उनकी पॉपुलेशन अलग हो जाएगी, बहुत सारे इंसान हैं तो उनकी पॉपुलेशन अलग हो जाएगी। तो उन सबको हम फूड कैसे पहुंचाएं, और फिलहाल हम जो बात करने जा रहे हैं वो ह्यूमन से रिलेटेड करने जा रहे हैं, इंसान से रिलेटेड करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेप होता है, वो क्या होता है, प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप, यानी कि सबसे पहले हमको फसल को ही उगाना होगा। फसल को उगाएंगे, उसको उगाने के बहुत सारे डिफरेंट मेथड होते हैं और उनमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जिनको हमें स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना होता है, जिस तरीके से फिर फसल उग के तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला है प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप। उसके बाद है प्रॉपर मैनेजमेंट, यानी कि आपने फसल तो उगा ली, उगाने के बाद उसको अच्छे से डिस्ट्रीब्यूट करना, उसको मैनेजमेंट करना। जैसे मान के चलो किसी किसान ने अपने गांव में फसल उगाई, लेकिन वो उस फसल को यहाँ पर नहीं ला पाया, तो उसने अपनी फसल को फिर ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंचा पाया। तो एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए, जैसे कि हम उसमें देखते हैं मार्केट में मैनेजमेंट होता है, हर किसी चीज का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है आसानी से मार्केट की मदद से। तो यहाँ पर भी वही चीज है, एक प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। और उसके बाद अगर आपने फसल को ज्यादा मात्रा में उगा लिया है, या फिर आपने उस फसल को ले तो लिया है लेकिन फिर उसको स्टोरेज भी करना है, तो एक यहाँ पर जो तीसरा फैक्टर है डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, वो फिर बाद में जो निकल के आता है वो बाद में आपका स्टोरेज भी निकल के आता है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज प्रोडक्ट पॉपुलेशन, आपको सबसे पहले प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप को देखना होगा, उसके बाद प्रॉपर मैनेजमेंट को देखना होगा, और उसके बाद आपको स्टोरेज को देखना होगा। तो ये तीन चीजें, ये आपको थोड़ा बहुत और क्लियर हो रहा होगा कि प्लांट्स को फूड की अपनी जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप बना लेते हैं। हम जितनी भी बात करने वाले हैं वो एनिमल्स के लिए करने वाले हैं, उन्हीं के लिए हम फसल उगाएंगे, प्रॉपर मैनेजमेंट, स्टोरेज, सारी चीजें उसी के लिए देखेंगे। अब यहाँ पर एक और चीज है जिसको हम देखने वाले हैं कि एक्चुअल में क्रॉप होती क्या है, फसल होती क्या है, तो उसको देखते हैं। When a plants of a same kind, यानी कि जब हम किसी भी चीज को उगाते हैं वो एक जैसी है, या फिर और कल्टीवेट एट ए वन प्लेस ऑन ए लार्ज स्केल, और हम जिस चीज को उगा रहे हैं, कल्टीवेट कर रहे हैं, उसको विकसित कर रहे हैं, वो अगर ज्यादा बड़ी मात्रा में और एक ही जगह पर है तो उसको हम क्या बोलते हैं, क्रॉप बोलते हैं। मैं एक बार और फिर से रिपीट करता हूँ,
When a plants of the same kind or cultivate at one place on a large scale, it is called a crop. उसको क्या बोलते हैं? उसको क्रॉप बोलते हैं। अब क्रॉप में किन किन चीजों को उगा सकते हैं उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स देखें तो सबसे पहले हम वेजिटेबल्स को कर सकते हैं, फ्रूट्स को कर सकते हैं, सीरियल्स को कर सकते हैं और फ्लावर्स को कर सकते हैं। इन सारी चीजों को हम एक ही जगह पर बहुत बड़े एरिया में उगा सकते हैं। तो उसको हम क्रॉप्स की कैटेगरीज में हम 4 चीजों को देखते हैं ज्यादातर, जो हमें देखने को मिलती भी हैं। उसके बाद अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया में देखो आपको, अगर आप अमेरिका की तरफ जाओगे तो वहाँ का जो टेम्परेचर है वो कैसा रहता है? वो सर्दियों की तरह रहता है। रूस में जाओगे, रशिया में जाओगे, वहाँ पे भी ऐसा ही है। लेकिन इंडिया में जो टेम्परेचर है वो वरी करता है, यानी कि एक जगह पर टेम्परेचर कुछ होगा, दूसरी जगह कुछ और होगा। जैसे कि आप एग्जांपल लो मुंबई में अगर आप देखोगे तो वहाँ पर जो टेम्परेचर है वो सामान्य कांस्टेंट सा रहता है। और अगर आप बात करो जम्मू कश्मीर साइड की, तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका माइनस तक भी जा सकता है। राजस्थान की बात करो तो वहाँ पर टेम्परेचर आपका बहुत ज्यादा होता है। तो जो इंडिया है वहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। तो बहुत सारी चीजें वरी करती हैं, जैसे कि एक है सबसे पहला ह्यूमिडिटी, नमी हर कहीं आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। उसके बाद है टेम्परेचर, तापमान, ये आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। और उसके बाद है रेनफॉल, जो वर्षा होती है वो भी हर जगह पर अलग अलग होती है। तो ये 3 चीजें, इंडिया बहुत बड़ा देश है तो ये 3 चीजें उसमें अलग अलग देखने को मिलती हैं। कुछ दूरी पर ये चीजें चेंज होती रहती हैं। तो उसी के बेसिस पर, इनके बेसिस पर तो हम किसी भी क्रॉप को अलग अलग टेम्परेचर वाइज, रेनफॉल वाइज और ह्यूमिडिटी वाइज उगाते हैं। जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जो सेब की खेती होती है वो ज्यादातर कश्मीर में होती है, क्योंकि वहां पर टेम्परेचर आपको कम चाहिए। लेकिन आपको उस खेती को रेगिस्तान में या फिर इधर नॉर्थ वाली जगह पर नहीं कर सकते हो, नॉर्थ इंडिया उत्तर प्रदेश में। तो ये टेम्परेचर के बेसिस पे भी हम किसी फसल को उगा सकते हैं। लेकिन हमने जो मेनली डिवाइड किया हुआ है फसल को, वो सीजन के बेसिस पर डिवाइड किया हुआ है। तो सीजन के बेसिस पर देखते हैं तो हमारे पास 2 फसल निकल के आती हैं, 2 टाइप की क्रॉप्स निकल के आती हैं, एक है खरीफ और एक है रबी क्रॉप्स। इसमें देखें तो ये जो क्रॉप है, खरीफ क्रॉप्स है आपकी, ये हमेशा रेनी सीजन में उगाई जाती है। अब रेनी सीजन आपको पता है हर किसी को, जून से सितंबर के जो मंथ होते हैं उनके बीच में आपका रेनी सीजन आता है। तो खरीफ क्रॉप आपसे कोई भी पूछे कि कब उगती है तो ये रेनी सीजन में उगती है, और रेनी सीजन पर आप आसानी से बता सकते हो। उसके बाद इसके जो एग्जांपल्स हैं, मेज हो गया, सोयाबीन हो गई, पैडी हो गई, ये खरीफ क्रॉप्स के क्या है? एग्जांपल है जो अब चल भी रहा है। उसके बाद रबी क्रॉप्स की बात करें तो ये हमेशा विंटर सीजन में उगाई जाती है। कब उगाई जाती है? ये हमेशा विंटर सीजन में उगाई जाती है। और विंटर सीजन आपको पता है कि अक्टूबर से मार्च लगभग होली तक जो होता है, होली का त्योहार होता है, तब तक थोड़ी बहुत सर्दियां रहती हैं। तो अक्टूबर से लेके मार्च तक ये आपका रबी क्रॉप्स का सीजन रहता है। उसमें आपके एग्जांपल देखें तो बीट, ग्राम्स, मस्टर्ड, ये इनके मेन एग्जांपल है। और भी हो सकते हैं, मैंने आपको मेन एग्जांपल्स यहाँ पर दिए हैं। और यहाँ पर एक चीज निकल के आती है, जो आपकी पैडी क्रॉप्स है, धान जिनको हम बोलते हैं, उनको हम रेनी सीजन में क्यों उगाते हैं, उनको हम विंटर में क्यों नहीं उगाते हैं, ये चीज निकल के आती है। तो इसका एक सिंपल सा एग्जांपल है, पैडी रिक्वायर्स ए लॉट्स ऑफ वाटर, यानी कि इसको उगने के लिए ज्यादा से ज्यादा पानी की आवश्यकता पड़ती है। और आवश्यकता आपको पता है ये कब पूरी होगी? जब रेनी सीजन होगा। तो देयरफॉर इट इज ग्रोन ओनली इन ए रेनी सीजन। तो ये चीज हमें इसको रेनी सीजन में उगाना पड़ता है, क्योंकि इसमें जो पानी की मात्रा होती है उसमें ज्यादा यूज होता है। विंटर में हम उतना पानी नहीं ला सकते कहीं से भी, तो यहाँ पर इसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर पूरी होती है। तो हम इस क्रॉप को रेनी सीजन यानी कि खरीफ क्रॉप्स के अंडर में उगाते हैं। उसके बाद बात करें कि ये सारी चीजें तो हमने फसल्स को डिवाइड कर लिया, इनके बेसिस पर ही हमने देख लिया। अब हमें देखना है कि कोई भी किसान है या फिर कोई भी प्लांट ओनर है, या फिर मान के चलो किसी भी व्यक्ति ने कोई प्लांट उगाया है, या फिर किसी गार्डन में कोई व्यक्ति काम करता है तो वो बहुत सारे प्लांट उगाता है, तो उसको किन किन स्टेप्स को फॉलो करना होगा अपनी फसल को तैयार करने के लिए, हमको देखना है। Several activities undertaken by a farmer over a period of time, यानी कि लंबे समय के लिए जो फार्मर है या फिर कोई भी गार्डनर है, फिर कोई भी व्यक्ति है जिसने अपने कोई भी पौधा उगाया, कोई भी पेड़ उगाया, तो उसको किन किन चीजों को करना होगा, उसमें ये चीजें कॉमन सी होती हैं कुछ को छोड़कर। तो सबसे पहली होती है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी कि आपको किसी भी पौधे को उगाने के लिए, किसी भी क्रॉप को उगाने के लिए सबसे पहली चीज क्या चाहिए? अच्छी सॉइल चाहिए। अगर सॉइल हार्ड होगी, ड्राई होगी, सूखी होगी, उसमें पानी की मात्रा कम होगी, तो आपकी जो क्रॉप है वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएगी। तो सबसे पहला स्टेप है इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। उसके बाद दूसरा स्टेप है इसमें शोइंग का,
या फिर सोइंग का, इसमें क्या है कि हम बोना सीड डालते हैं किसमें, मिट्टी में। अगर हम जब तक सीड नहीं डालेंगे फसल उग के तैयार ही नहीं होगी, वो जमीन ऐसे ही रहेगी। तो दूसरा स्टेप शोइंग का है। तीसरे स्टेप को देखें तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यानी कि उसके बाद उसमें खाद देना है, उसको फूड की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, उसके न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट को पूरा करना है, या तो वो सॉइल से मिल जाए या फिर हम उसको एडिशनल तरीके से भी दे सकते हैं। तो एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, ये स्टेप करना पड़ता है हमको। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप है उसको पानी, सिंचाई, इरिगेशन, ये स्टेप हमको प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद लास्ट में वो सेकंड लास्ट या फिर थर्ड लास्ट स्टेप को देखें तो हमें प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड, यानी कि जो उनमें कीटाणु लगते हैं या फिर ऐसे कोई भी ऑर्गेनिज्म जो उनको हमारी क्रॉप को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो हमें उनसे भी अपनी क्रॉप को क्या होता है, बचाना होता है। तो एक स्टेप है इसमें प्रोटेक्टिव फ्रॉम वीड्स, उनसे भी बचाना है। उसके बाद सिक्स्थ स्टेप है हार्वेस्टिंग, उसको फिर काटना भी है, क्योंकि इतने टाइम में आपकी फसल उग के तैयार हो जाती है, उसको काटना भी है। और काटने के बाद लास्ट स्टेप है आपका स्टोरेज, ये बिल्कुल लास्ट स्टेप है। और इस स्टेप में आप अपने इस वाले पार्ट को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से क्या कर लेते हो, कंप्लीट कर लेते हो। फिर आपको प्रॉपर मैनेजमेंट में जाना होता है, मार्केटिंग में जाकर उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद अगर ज्यादा मात्रा में है तो आपको उसको स्टोर भी करना होगा, ये बाद के स्टेप है। लेकिन फार्मर तक आपको ये स्टेप कॉमन देखने को मिलेंगे। अगली वीडियोस में हम एक एक करके सारे स्टेप्स को डिटेलिंग में पढ़ेंगे। तो ये इस चैप्टर का एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन था। हमने जो क्रॉप्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये इंडिया में वेरी करते हैं। हम किन किन चीजों को उगा सकते हैं, वेजिटेबल्स, फ्रूट, सीरियल्स, फ्लावर, इन सारी चीजों को उगा सकते हैं। और क्रॉप क्या बोलते हैं, when plants of a same kind or cultivate at one place on a large scale it is called a crop, उसको एक फसल बोलते हैं। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, आपको इस चैप्टर से रिलेटेड अब अगली वीडियो अगले टाइम पे मिलेगी। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें और कमेंट भी करें और बताएं कि इसमें कोई कमी है या नहीं। थैंक यू।